हेलो स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद वसीम, योर फिजिक्स मेंटर। एंड आज हम बच्चों साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है, ऑलरेडी हम लोगों ने एक क्लास साउंड से रिलेटेड कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू अगेन डू सम क्वेश्चंस ओवर दिस टॉपिक। और इसके बारे में ये है हमारा पार्ट 2 लेक्चर, क्योंकि इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग कुछ रिवाइज करना है तो इस प्लीज़ एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाय द वे, मैं फिर भी आज भी एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दूंगा ताकि आप लोग को एक बार मेमोरी रिवाइज हो जाए, तो इसमें क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, साउंड के बारे में आप लोगों ने जब पढ़ा, साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, है ना, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, बहुत सारे टाइप ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज लाइट एनर्जी। ओके, इसी तरह से साउंड भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। बट साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? बाय वाइब्रेशंस। कहीं पर भी कोई फिजिकल डिस्टरबेंस होता है, कहीं पर कोई चीज स्ट्राइक करते हैं और एज ए रिजल्ट अगर मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते तो इन दैट केस साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड, और उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। और वो अगर ऑडिबल रेंज में होता है देन वी विल बी एबल टू हेयर द साउंड। ठीक है, तो ये बच्चों आप देखेंगे प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक इस तरह का एक, सपोज इफ आई कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है। अगर मैं इस आर्म में इसको हिट करता हूं देन द ट्यूनिंग फॉर्क विल वाइब्रेट इन द टू एंड फ्रो डायरेक्शन। ओके, फाइन, एंड देन वी विल सी दैट अ साउंड विल बी प्रोड्यूस। यहाँ पर हमें एक साउंड सुनने को मिलेगा, ठीक है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी के। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली this tuning fork but any object, if you strike by some hammer or like that kind of an object, then it will be vibrated। और उसी वाइब्रेशन से ही क्या प्रोड्यूस होते हैं? साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमें चाहिए एक डिस्टरबेंस, और उसी डिस्टरबेंस से ही मॉलिक्यूल्स जो मीडियम पार्टिकल्स है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और उसी से फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, साउंड हमें सुनने की एक सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। जब भी हमारे कानों की जो मेम्ब्रेन है वहां पर जाके साउंड वेव स्ट्राइक करते हैं तो वो भी वाइब्रेट करते हैं, और उसी से हमें सुनाई देते हैं, एक सेंसेशन प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्टिकल नर्व जब ये सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाती है, ऑडिटरी नर्व, तो ऑडिटरी नर्व जब ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाती है तो ब्रेन इसको रीड करके उसका पहचान करवाते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, दैट इज, हम लोगों ने देखा था कि सोर्स ऑफ साउंड क्या है। आप लोगों ने ये पहले ही मैंने बता दिया, ट्यूनिंग फॉर्क, यहाँ से साउंड वेव प्रोड्यूस हो सकता है। ह्यूमन वोकल कॉर्ड, जो मैं बातें कर रहा हूँ या कोई बातें कर रहे हैं, आवाज प्रोड्यूस कर सकते हैं। छोटे बच्चे से लेकर एनीबॉडी कैन प्रोड्यूस साउंड। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अपना वोकल आवाज प्रोड्यूस करना चाहते थे, सो वी नीड टू वाइब्रेट आवर वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करने की जरूरत होती है। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो साउंड अच्छे से प्रोड्यूस हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द वाइब्रेशन लेवल। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल आपने गिटार, फ्लूट और ये सारे चीजें, इस तरह की वायलिन, ये सारे चीजें क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं विथ डिफरेंट ट्यून नोट्स के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना? तो कैसे? आप उसके स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराते हैं। उसके, अगर फ्लूट की बात करें तो वहां पर हम एयर कॉलम को एयर कॉलम को वाइब्रेट करते हैं। अगर हम गिटार की बात करें तो गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसको वाइब्रेट कराते हैं। इन दिस वे वी कैन प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट है, साउंड नीड्स अ मीडियम। देखिए, अनलाइक लाइट वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करते हैं? वो जीरो मीडियम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, इट हैज दैट काइंड ऑफ एबिलिटी। बट साउंड वेव के लिए तो मीडियम की वाइब्रेशन चाहिए। अब अगर मीडियम है ही नहीं तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि साउंड का जो वेव है वो आगे प्रोपागेट नहीं कर सकता। रीजन क्या है इसका? ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि अगर आपने यहाँ पर कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, ठीक है, यहाँ पर आपने एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है, सो इट नीड्स द मीडियम पार्टिकल टू वाइब्रेट। मीडियम पार्टिकल यहाँ पर जो होगा वो मीडियम पार्टिकल को वाइब्रेट कर कर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए मीडियम ही मिसिंग है, इन दैट केस देयर विल बी नो पार्टिकल लेफ्ट टू वाइब्रेट। कोई पार्टिकल ऐसा मिलेगा ही नहीं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जीरो मीडियम है, और एज ए रिजल्ट वहां पर कोई वाइब्रेशन होगा नहीं।
और जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो आपको साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इट साउंड नीड्स अ मीडियम, बिना मीडियम के साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकता। कोई सा भी मीडिया, चाहे वो एयर एयर मीडियम में क्यों ना हो, बट यू नीड अ मीडियम। जैसे देखिए एयर मीडियम, वाटर, सॉलिड, तीनों फेज, तीनों मटेरियल के थ्रू लाइट वेव सॉरी साउंड वेव प्रोपागेट कर सकते हैं, बट यू नीड एटलीस्ट अ मीडियम, चाहे वो एयर मीडियम हो, गैसियस मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो या सॉलिड मीडियम। वी नीड अ मीडियम टू प्रोड्यूस और टू हेयर साउंड। ओके, नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट की बात करे थे पिछले क्लास में, जहां पर हमने देखा था कि अगर आप जो जार है उस जार से अगर आप हवा धीरे धीरे उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, निकल रहे हैं वहां से हवा को, तो वो खाली वैक्यूम क्रिएट होगा। जैसे जैसे उसमें वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, यानी कि हवा की जो अमाउंट है वो कम होते जा रहा है, तब इसी तरह से उसके साउंड भी आना कम होते जा रहे थे। ये चीज हमने पिछले इसमें देख रहे थे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ साउंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए साउंड का जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर के होते हैं। अब लॉन्गिट्यूडिनल इज आल्सो अ काइंड ऑफ वेव। कैसा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव? ये एक कंप्रेशन एंड एक रेयरफैक्शन से बनते हैं। एक साइकिल इसका कंप्रेशन होगा तो दूसरा होगा इसका रेयरफैक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस जगह पर जो पार्टिकल की डेंसिटी है, मतलब द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यहाँ पर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, जबकि इस जगह पर उतना डेंस नहीं है, अगेन इस जगह पर डेंस है, इस जगह पर नहीं है। तो एक ये जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड है पार्टिकल्स, उस जगह को कहा जाता है कंप्रेशन रीजन, और जहां पर नहीं है वहां उसको कहा जाता है रेयरफैक्शन। सो अ कंप्लीट साउंड वेव मेड अप ऑफ वन कंप्रेशन एंड अनदर रेयरफैक्शन, इसी तरह से साउंड वेव बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक कंप्लीट साउंड वेव। सो इसी तरह से आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है कंप्रेशन, रेयरफैक्शन एंड अगेन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन एंड सो ऑन। इसी तरह से साउंड वेव आगे ट्रैवल होता है। साउंड का जो नेचर होता है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर, और इसी को ही कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसमें आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दिखाई देता है। जिस वेव में आपको दोज वेव व्हिच आर मेड अप ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसमें होता क्या है, वेव अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे बेटा, तो इसके पार्टिकल भी इसके पैरेलल होता है। पार्टिकल की वाइब्रेशंस इस वेव के डायरेक्शन के पैरेलल होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सो साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ वेव। यू नो देयर आर टू काइंड ऑफ वेव, वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी ट्रांसवर्सल वेव, एंड अनदर इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्सल वेव में आप देख सकते हैं इसका वेव का जो डायरेक्शन है, वेव का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, if the direction of wave is along this direction, then the vibration of particle in the medium will be perpendicular to the wave। यहाँ पर ये perpendicularly वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल वेव में पार्टिकल का वाइब्रेशंस और जो वेव का डायरेक्शन है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, जबकि साउंड वेव में ऐसा नहीं होता। साउंड वेव में अगर वेव का डायरेक्शन इस तरफ है तो पार्टिकल इसके पैरेलली वाइब्रेट करते हैं। सो यहाँ दोनों म्यूचुअली पैरेलल है, यहाँ दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्सल वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में हमने पहली बात कर लिया था, वही चीज है, देयर इज नथिंग न्यू। कंप्रेशन रेयरफैक्शन के बारे में मैंने पहले बता दिया। कंप्रेशन हाई प्रेशर रीजन है, यहाँ पर पार्टिकल डेंसली पॉपुलेटेड होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मीडियम पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है। यहाँ पर आपको पता है, यू हैव सीन द डायग्राम, देखिए यहाँ पर मीडियम पार्टिकल दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर इसको कहा जाता है हाई प्रेशर रीजन, जबकि यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर है थोड़ा। ठीक है, तो इसी रीजन को कहा जाता है लो प्रेशर रीजन, दैट इज रेयरफैक्शन, एंड दिस इज कंप्रेशन। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया था, जैसे वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारे चीजें, इसको वेव को स्टडी करने के लिए वी नीड टू नो अबाउट दिस क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। वेवलेंथ होता है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस। ठीक,
तो देख लीजिए बच्चों, कॉम्प्रेशंस मतलब हुआ ये कि अगर आपके पास एक वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो आप देखिए ये एक हो गया कॉम्प्रेशन और ये रेयरफेक्शन। एंड अगेन ये अगर अगेन इस तरह से ये कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस करेगा डेफिनेटली, एंड देन अगेन रेयरफेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ ये हमारा एक कॉम्प्रेशन है, अगेन यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रेशंस क्या है, एक कॉम्प्रेशन तो ये हो गया, दूसरा कॉम्प्रेशन ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड, बच्चों एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है? देखिए अगर मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, मेरे पास अगर एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम को मैं यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अगर मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के इधर डिवेट कर दूं अपने पोजीशन से, तो बच्चों ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। अगर मैं एक, मेरे पास एक पेंडुलम है, मान लीजिए सिंपल पेंडुलम, अगर मैं उसको अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिवेट कर दिया, तो ये क्या कर जाएगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चों जब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसका जो ये पोजीशन है, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द मेन पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन, पहले तो ये यहाँ पर था, बट ये मैक्स टू मैक्स यहाँ जाके पहुंचा और दोबारा लौट के आया, यहाँ पहुंचा, एंड देन अगेन ये अपना पाथ को रिट्रेस कर रहा था। तो ये हो गया इसका मैक्सिमम पोजीशन, इसी को कहा जाता है इसका एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर वो अपने मीन या ओरिजिनल पोजीशन से जो मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस पे जा सकता है, डिविएट हो सकता है, उसी को उस वेव का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। जैसे मैं अगर एक ट्रांसवर्सल वेव ले लूं, तो बेटा ये हो जाएगा, इसका देखिए ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एम्पलीट्यूड, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसी तरह से कोई वेव किस तरह से वाइब्रेशन कर रहा है, कितना ओरिजिनल पोजीशन से कितना जा रहा है, मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल, उसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। ठीक है, अगर मैं जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लूं, सिंपल एक स्प्रिंग मास सिस्टम, देखो बच्चा ये इसका स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, ये है एम मास है, एक स्प्रिंग है। अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर दूं, मैं इसको अगर डिस्टर्ब कर दूं, सो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा टू एंड फ्रो डायरेक्शन में, है ना। तो मान लीजिए इसको वाइब्रेट करके, इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया, तो ये मैक्सिमम इतना इलोंगेट हो गया, इतना चला गया। ठीक है, इसके बाद ये दोबारा लौट के आ गया। तो देखो बच्चा, पहले इसका लेंथ इतना था, अब इतना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इन्होंने किया दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। पहले इसका ओरिजिनल पोजीशन ये था, अब ये मैक्स टू मैक्स यहाँ तक ट्रेवल किया है, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। सो दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने कंप्लीट वेव या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सकता है, उसी के नंबर को ही कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं आप। हो सकता है 20,000, 30,000, 10,000, जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कोई सोर्स ऑफ साउंड, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सोर्स। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशंस के लिए कितने टाइम की जरूरत है, दैट इज एक्चुअली नोन एज टाइम पीरियड। या फिर मैं अगर इस तरीके से समझाऊं, तो अगर मैं एक ट्रांसवर्सल वेव ले लूं, लेट्स से ट्रांसवर्सल वेव, तो ये देखिए कंप्लीट वेव है, और या फिर कंप्लीट वाइब्रेशंस आप कह सकते हैं इसको। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना टाइम की जरूरत है, इसको इसका टाइम पीरियड कहा जाता है। यानी कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद ये अगेन सेम चीज को रिपीट करेगा। देखिए ये टाइम पीरियड है, अगेन ये वेव इस तरह से दोबारा प्रोड्यूस होगा, फिर इस तरह से ये फॉलो फॉलो करता जाएगा। तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने टाइम की जरूरत है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एंड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में यही रिलेशन है, आपको भी पता है इस चीज को।
कि दे आर रिलेटेड इन दिस वे, लाइक मैं अगर इसको time period, if the time period is t, then frequency is related as 1 upon f. frequency अगर f है तो t is equal to 1 upon f होता है. स्पीड ऑफ साउंड, डेफिनेटली ये एक वेव है, साउंड एक टाइप ऑफ वेव, और इसको ये साउंड वेव इक्वेशन ऑफ वेव को ओबे करता है, तो हमें पता है v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू f. हमें पता है ये वेव का वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है, दैट इज v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू f. लैम्डा इज द वेवलेंथ और f क्या है, फ्रीक्वेंसी. नाउ यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन t, तो इसीलिए v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, ये भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड. साउंड कहाँ पर डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटी में प्रोपागेट करते हैं बेटा. अगर आपके मीडियम देखिए, जैसे कि फास्टेस्ट मीडियम कहाँ ट्रैवल करेगा, दैट इज इन सॉलिड मीडियम. जैसे कि मान लीजिए कोई मेटेलिक मीडियम है या कोई सॉलिड मीडियम है, तो उस मीडियम में सबसे तेज फास्ट फ्लो होगी, साउंड प्रोपागेट करेगा बहुत तेज. इसके बाद स्लोअर, इससे कम स्पीड से प्रोपागेट करेगा कहाँ पर, इसमें, इस वाले यानी कि लिक्विड में. एंड सबसे जो कम होता है दैट इज गैसियस मीडियम. गैसियस मीडियम में साउंड का स्पीड सबसे कम हो जाता है, उसमें स्लोली वाइब्रेट होता है. आप देख सकते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोज्ड होता है इसके जो स्ट्रक्चर है, जबकि लिक्विड का थोड़ा और गैप रहता है, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने में इनको ये गैप ये बहुत जल्द से जल्द पास कर सकते हैं. एक पार्टिकल अगर वाइब्रेट करे तो उसके तुरंत बाद ही दूसरे पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा. यहाँ पर कुछ गैप हो जाता है, तो ये वाइब्रेट करने के थोड़ी देर बाद ये, एंड इन दिस वे. बट गैस मॉलिक्यूल के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है, देयर आर मेनी intermolecular distances is very they are separated by distance in case of gas molecule. तो इस वजह से बच्चों इसे हम लोग देख सकते हैं कि गैसियस मीडियम में क्या होता है, सबसे कम स्पीड में साउंड ट्रैवल करते हैं. ठीक है, तो जो एयर मीडियम है, किसी भी आवाज हमें सुनाई देती है, तो डेफिनेटली दैट साउंड कम्स फ्रॉम द passes थ्रू द एयर मीडियम. ठीक है, गैसियस मीडियम. और इसमें जो स्पीड होता है बेटा, वो होता है 343 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकेंड इतना होता है. इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है साउंड इन केस ऑफ गैस या एयर. नाउ कुछ फैक्टर्स है जो साउंड वेव को इन्फ्लुएंस कर सकता है. ठीक है, कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर बच्चों क्या करता है, साउंड वेव डिपेंड करेगा, मतलब उसको प्रोपागेट करने में इन्फ्लुएंस करता है. एक तो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, दूसरा है उस मीडियम का टेम्परेचर क्या है. तो टेम्परेचर ऑफ एयर मीडियम का टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और मीडियम के डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा. जैसे कि आपने देखा फास्ट मीडियम कौन सा है, जो सॉलिड मीडियम है, उससे साउंड वेव बहुत क्विकली प्रोपागेट कर सकते हैं. ठीक है, तो सॉलिड मीडियम मतलब वो हाईली डेंस होगा डेफिनेटली, तो वहां पर वो ट्रैवल करता है फास्ट. नेक्स्ट है लाउडनेस. यू नो दैट कोई चीज हम लोग जब बोलते हैं थोड़ा लाउडर वॉइस या थोड़ा स्लो बोलिए, ऐसे बात हमें सुनने को मिलते हैं, है ना बच्चों. तो कहीं पर अगर हम लोग देखें तो किसी चीज को लाउड, कितने तेजी से ऊंची आवाज में आप बोल सकते हो, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड लाउडनेस. किसी भी आवाज, पता चला कि बहुत ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, वॉइस इज वेरी लाउडर, मतलब बहुत तेज आवाज में वो बोल सकता है. अगर यहाँ पर बोले तो पता चला दूर तक सुनाई दे रहा है. सो द वॉइस इज वेरी लाउडर. ये किस पे डिपेंड करता है, ये होता कैसे, जबकि कुछ वॉइस ऐसी हैं जिसके आवाज उतनी ऊंची नहीं है, वो नीची कोशिश करने के बाद भी वो नीची आवाज में हो जाते हैं, द वॉइस इज नॉट दैट मच लाउडर. तो ये कैसे होते हैं, ये होता है आप जो साउंड वेव की जो एम्पलीट्यूड है उसी के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे मैक्सिमम वाइब्रेशंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो साउंड का एक्चुअल पोजीशन है वहां से
जो मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड हो सकता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा एम्पलीट्यूड अगर है किसी वेव की तो उसका लाउडनेस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लाउडनेस डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चा, इसी के ऊपर एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। किसी चीज का अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, मान लीजिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, ये देखिए इसका एम्पलीट्यूड इतना है, बट अगर मैं दूसरा और एक वेव ड्रॉ करूं जिसका एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड वेव इज लार्जर देन द फर्स्ट वन। तो इन दिस केस इसका जो लाउडनेस है वो ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसका लाउडनेस ज्यादा हो जाएगा। एंड इसका लाउडनेस मेजर करने की भी एक यूनिट होते हैं, बिकॉज इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी लाउडनेस, तो उसको हम कहते हैं डेसिबल। डेसिबल से मेजर कर सकते हैं। और कहीं पर अगर आप देखेंगे तो देयर आर रेस्ट्रिक्शन दैट आप इस लेवल तक हम लोग कंफर्टेबली उसको बेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए 60-70 तक हम लोग अच्छे से उसको टॉलरेट कर पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा हो जाए, 200 हो जाए, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। 200 डेसिबल साउंड इज डेंजरस, तो उसको हम लोग परसिस्टेंटली उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लाउडनेस ज़्यादा है। और उस लाउडनेस ज़्यादा मतलब उसका उस साउंड का ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो डेफिनेटली एनर्जी ज़्यादा होगी उस साउंड के, और वो साउंड हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत नुकसान करते हैं। तो इसीलिए एक सेफ डेसिबल की, एक सेफ लाउडनेस की साउंड हमें प्रेस्क्राइब किया जाता है, एडवाइस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पिच। देखो बच्चे, अगर मैं एक अडल्ट पर्सन की वॉइस देखूं तो उसके वॉइस होता है डीप, भारी आवाज होती है। लेकिन अगर एक छोटे से चाइल्ड, अगर एक छोटा बच्चा ले लूं मैं, तो उसकी जब रोने की आवाज है या फिर वैसे वो आवाज कर सकते हैं, तो दैट इज वेरी श्रिल, बहुत श्रिल और शार्प होता है साउंड, जो कि एक एडल्ट पर्सन नहीं प्रोड्यूस कर पाते। क्यों? ऐसा रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है पिच। अगर फ्रीक्वेंसी किसी की हाई है, किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में बोल रहे हो, तो द साउंड विल बी वेरी हाई पिच कहा जाएगा। डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो क्वालिटी है इसका, ये जो पिच वाला क्वालिटी है इस चीज का, सो इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा है उसके आवाज उतना ही हाई पिच का होगा। जैसे कि एक छोटे बच्चे के जो वोकल कॉर्ड है वो थिन होता है, और एज ए रिजल्ट वो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज एक हाई पिच की साउंड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड। देखिए, जैसे हम लोग एक सेम लाउडनेस के अगर दो वॉइस को देखें, बाहर मान लीजिए आप घर के अंदर है और बाहर कोई आपको बुला रहे हैं, आपके दो फ्रेंड आए, तो ऐसा है कि दोनों ही सेम लाउडनेस में आपको आवाज दे रहे हैं, दोनों का लाउड सेम था, दोनों की जो आवाज की जो वॉल्यूम है वो सेम है, बट स्टिल यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ ईच फ्रेंड। किसका कौन सा आवाज है ये आपको समझ में आ जाएगा कि हालांकि वो दोनों ही सेम लाउडनेस से ही आपको बुला रहे थे, बट स्टिल आप उसके साउंड के क्वालिटी आपके दिमाग में ऑलरेडी फिटेड है, तो इसी की वजह से आप उसको पहचान जाएंगे कि कौन कौन आपको बुला रहे हैं। ठीक है ना, इसी को कहा जाता है क्वालिटी और टिम्बर। डिपेंड्स अपॉन वेब फॉर्म, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेब फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वेब फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वालिटी, जिसके जरिए आप डिफरेंट साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर सेम वॉल्यूम में प्ले करा जाए, फ्लूट है, वायलिन है, गिटार है, सबका साउंड का नेचर जो है वो अलग है। आप सेम वॉल्यूम में डिफरेंट साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। वॉल्यूम तो सेम है बट उसके जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, ये चीज आप पता करते हैं। नेक्स्ट है ऑडिबल रेंज। हमारे ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सर्टेन वैल्यू तक ही हम लोग सुन सकते हैं, उसके नीचे की रेंज को हमें सुनाई नहीं दे सकता, और उससे ऊंचे आवाज में भी हमें सुनाई नहीं देगा, उसके ऊंचे फ्रीक्वेंसी में अगर सुनाई देगा। तो ह्यूमन बीइंग हर एक क्रिएचर्स का अलग अलग होता है, उनमें से हम लोग ह्यूमन के अगर देखें तो ह्यूमन का एक जो एवरेज रेंज है दैट इज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसी रेंज में अगर कोई साउंड वाइब्रेट करते हैं, कोई कोई मीडियम वाइब्रेट करे तो उसकी आवाज हमें सुनाई देगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में लाई करता है तो। अगर इससे ज्यादा हो जाता है, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हो जाए, हर्ट्ज हो जाए, तो उसको कहा जाएगा अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, जो हम नहीं सुन सकते।
और अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो जाए तो भी हम नहीं सुन सकते। इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, कुछ क्रिएचर्स जो है वो इस तरह के साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरह की भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वी आर अनेबल टू हियर देयर वॉइस। रीजन, ये हमारा ऑडिबल रेंज ही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू हियर द वॉइस। देखिए बिलो 20 हर्ट्ज एलिफेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देगा। बैट जो होता है चमगादड़, ये भी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा ऊंची आवाज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड, तो इसीलिए इनकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे सकता। ठीक है, वी कैन नॉट हियर। अगर इसकी आवाज इसी रेंज में लाई करे, इन दैट केस वी विल बी एबल टू हियर द वॉइस, बट इससे कम हो जाए तो हमें नहीं सुनाई देगा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक, अगर इंफ्रासोनिक की बात करें तो अर्थक्वेक में भी एक साउंड होता है, बिकॉज अर्थक्वेक इज काइंड ऑफ वाइब्रेशन, तो उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होता है, बट हमें सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? रीजन इज दैट अर्थक्वेक के वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज है। अब 20 हर्ट्ज साउंड हमें सेंसेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता हमारे दिमाग में, वी आर अनेबल टू रीड दैट साउंड। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक साउंड। आपको पहले ही बताया मैंने, 20,000 से ज्यादा अगर हो जाता है साउंड की फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस if the frequency of sound is more than 20,000 hertz, 20 किलोहर्ट्ज, तो हमें वो सुनाई नहीं देता है। ठीक है, वो हमारे ऑडिबल रेंज से बाहर हो जाता है बच्चों। ठीक, बात समझ में आ गई? तो इन केस ऑफ ऑडिबल रेंज वी परफेक्टली नीड द साउंड रेंजिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच में हमें सुनाई देगा। तो अल्ट्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस कर सकता है बच्चों? अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकता है डॉल्फिन। ये देखिए, ठीक है, हमारा जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उससे प्रोड्यूस हो सकता है, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से ये प्रोड्यूस हो सकता है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, बहुत सारे यूजेस है हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। एक तो सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में ये यूज होता है। डिटेक्टिंग क्रैक्स, किसी बिल्डिंग के अंदर अगर क्रैक्स को फाइंड करना है, आप अल्ट्रासोनिक साउंड से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लीनिंग मशीन में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिनोमेना जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बच्चों आपको भी पता है कि साउंड रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और इसीलिए हमें वापस कई बार सुनाई देता है। फॉर एग्जाम्पल एको, जो हम आगे बताएंगे। तो साउंड एक काइंड ऑफ वेव है, और वेव जब भी किसी एक सरफेस पे टकराते हैं बच्चा, तो उसमें वो सरफेस से टकराने के बाद जस्ट लाइक लाइट वेव, ये भी रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है हमारे पास और हमें ये सुनाई देता। इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है। ये आपको एक ट्यूब या पाइप आपको लेनी है और यहाँ पर आपने कोई सोर्स ऑफ साउंड को लगा दिया, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जो एंगल आपने मेजर किया, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो आपने 45 डिग्री पर ही जो दूसरा पाइप है आपके कानों पे रखा, तो एग्जैक्टली आपको ये वाला जो साउंड है ये यहाँ पर आपको सुनाई देगा। इसीलिए नहीं कि वो यहाँ ट्रेवल करके आ रहा है, इसीलिए क्योंकि वो यहाँ पहले टकराया और वो सीधे रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों में पहुंच रहे। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, एको मैंने पहले ही बताया, एको क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन का फॉर्म है जिसमें हमें अगर मान लीजिए कि मेरे सामने एक ऑब्स्टेकल है, एक दीवार है, अगर मेरे और दीवार के बीच में 17 मीटर की डिस्टेंस है, तो इन दैट केस हम भी इस एको को सुन सकते हैं, है ना? कि अगर आपने यहाँ पर कोई चीज बताया और ये साउंड पहले यहाँ पर टकराएगा और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो दिस थिंग इज कॉल्ड एको। नेक्स्ट है रिवर्बरेशन, दैट इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आप कह सकते हैं इसको, वी कैन से दैट अगर हमारे जो सरफेस है या किसी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें सरफेस से मल्टीपल टाइम टकरा सकते हैं साउंड, तो एक गूंजती हुई आवाज हमें सुनाई देता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। एक ही साउंड को बार बार हमारे कानों में आता रहता है रिपीटेडली, दैट थिंग इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। देखिए यहाँ पर किसी ने एक चीज को प्ले कर रहा है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होकर रिपीटेडली एक इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है, इस पे वो साउंड बार बार आके टकरा रहा है। ठीक है, दिस पर्सन कैन एबल टू हियर द साउंड मल्टीपल टाइम। तो ये एक बार नहीं, कई बार इसको सुनाई देता है, बिकॉज ये मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होकर इसके पास पहुंच रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी अनोइंग कि आप परसिस्टेंट ऑफ साउंड, कि परसिस्टेंटली आप एक ही साउंड को
आप आवाज को सुनाई दे रहा है, ठीक है, एक ही चीज, तो एक गूंजती हुई आवाज आएगी जो कि काफी अनोइंग हो सकता है, और इसको रिड्यूस करने की भी तरीका हम लोग आगे बताएंगे। बाय द वे, दिस इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का ही एक टाइप है जिसमें हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। कैसे कर सकता है इसको रिड्यूस? हम लोग अगर उसमें साउंड ऑब्जर्विंग एब्जॉर्बिंग मटेरियल जैसे कि कारपेट्स लगा दिए, ठीक है, एक्यूस्टिक पैनल्स लगा दिए, ये सारे चीजें लगा दिए, तो ये काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। फिर रिफ्लेक्शन की जो वेव है, वो रिफ्लेक्शन को मतलब वेव जब वहां पर टकराते हैं तो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो दोबारा वो वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता और रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, दैट इज रिवर्बरेशन। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ईयर। ये एक ऑडिटरी मशीन है, आपको पता है, बहुत सोफिस्टिकेट मशीन, हमारे जो वॉइस सुनने के लिए, किसी आवाज को सुनने के लिए, आप अगर नहीं सुन पाएंगे तो आप किसी चीज को आंसर कैसे करेंगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो समथिंग वी नीड टू हेयर, वही चीज, तो ये हेयरिंग जो डिवाइस है दैट इज ईयर है। ईयर क्या करते हैं, हमें साउंड को सुनने में मदद करते हैं, ये आपको पता है। तो कुछ पार्ट्स है ईयर्स का जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए, ये आउटर पार्ट है, मिडिल पार्ट, एंड दिस इज द इनर पार्ट। यहाँ पर ये हमारे कॉक्लियर नर्वस है, कॉक्लिया है, यहाँ से हमें साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। और ये है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर साउंड वेव जाके यहाँ पर टकराते हैं, इसको वाइब्रेट करते हैं, और यहाँ पर फिर ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में पहुंचते हैं, और ब्रेन उस साउंड को रीड करके हमें फिर बताते हैं कि साउंड पहचानने में और उसको आंसर करने में मदद करते हैं। डेफिनेटली ईयर का फंक्शन सभी को पता है कि ये सुनने की काम आता है, कलेक्ट्स द साउंड वेव। हमारा जो कान है वो साउंड वेव को कलेक्ट करते हैं, उसको रीड करने में कन्वर्ट टू नर्व्स सिग्नल, नर्व में सिग्नल में चेंज करते हैं और सुनाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, दैट इज सोर्स मीडियम एंड लिसनर। साउंड कैसे काम करते हैं? देखो बेटा, साउंड तो पहले आपको एक सोर्स तो होनी चाहिए आपको, है ना। तो आपके पास एक सोर्स है, ये यहाँ पर आपका कोई माइक माइक हो या समथिंग, कोई अगर सोर्स है, तो वहां से आप साउंड को, सपोज देयर इज अ माइक, यहाँ से आपकी साउंड सोर्स, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ अगर मीडियम को गायब कर दिया जाए, सपोज जीरो मीडियम है, तो साउंड आगे प्रोपागेट नहीं हो सकता, क्योंकि मीडियम पार्टिकल जब तक वाइब्रेट नहीं करेगा बेटा, तब तक ये साउंड आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर मीडियम होना जरूरी है, चाहे वो लिक्विड मीडियम हो, गैस मीडियम हो, सॉलिड मीडियम हो, यू नीड अ सर्टेन मीडियम। मीडियम के बिना ये लिसनर तक नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो साउंड, जब साउंड प्रूफ कोई चीज होता है तो यहाँ लिसनर तो होता है और यहाँ पर सोर्स भी होता है, बस बीच में कोई मीडियम नहीं है अगर है, तो इन दैट केस यू विल अनएबल टू हियर द साउंड। जबकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है, बट स्टिल यू विल बी अनएबल टू लिसन द वॉइस और दैट साउंड। रीजन क्या है, यहाँ मीडियम है नहीं, तो इसलिए मीडियम की जरूरत है, ताकि मीडियम पार्टिकल भी वाइब्रेट करे और वो साउंड आगे तक पहुंचे आपके पास। साउंड पॉल्यूशन आज के डेट पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट, टूडेज एरा, इट इज वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज हम लोग सब व्हीकल से, माइक से, और चीज़ें जैसे भी हो, हमारे मार्केटिंग पर्पस में हो या व्हीकल रास्ते में जाने के लिए हम लोग हॉर्न्स का यूज़ करते हैं, इंजन से, साइलेंसर पाइप से, इस तरह की देयर आर डेफिनेटली मैनी आवाज़, बहुत सारे आवाज़ हमें सुनाई देती है, ठीक है, जो कि सम आर नेसेसरी, कुछ तो हमें ज़रूरत है, बट ज्यादातर क्या होता है, अननेसेसरी साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट थिंग, ठीक है। अनवांटेड लाउड साउंड, जो चीज हमारे काम का है ही नहीं, बिना मतलब के है, तो उस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो पॉल्यूशन काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है, ठीक। और अगर ये चीज हम लोग इसके बारे में अवेयर नहीं रहे, तो डेफिनेटली हमारे हेल्थ पर इसका एक सीवियर इफेक्ट हो सकता है नहीं, बिल्कुल होगा। डेफिनेटली हार्ट की डिजीज, नर्वस सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें होते रहते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, क्या क्या नॉइज पॉल्यूशन की मेन सोर्सेस है? एक तो व्हीकल, जैसे कि मैंने कहा, व्हीकल से हम लोग बहुत सारे अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि ज़रूरत नहीं है। फिर भी लाउड स्पीकर, अगर हमें ज़रूरत है एक रेगुलेटेड साउंड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग के लिए या किसी जगह पर हम लोग
बेवजह अगर लाउड स्पीकर यूज करें, सो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसीलिए हमें लाउड स्पीकर का यूज कम करना चाहिए। फैक्ट्रीज से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको भी हमें रिड्यूस करने की बेहद ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को अगर रिड्यूस हो जाए तो हमारे एनवायरनमेंट पर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, जिससे हमारे हेल्थ पे असर पड़ेगा और वो एक गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन अगर आप देखें इफेक्ट क्या है इसका, तो डेफिनेटली द इफेक्ट इज नॉट गुड। ये तो अच्छा इफेक्ट होने वाला नहीं है, ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। हाँ, हेयर लूज कर सकते हैं, किसी का सुनने की जो एबिलिटी है वही खत्म हो सकते हैं साउंड पॉल्यूशन की वजह से। स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है तो डेफिनेटली आप नहीं सो पाएंगे आराम से। ये सारे इम्पैक्ट है, और भी बहुत सारे हैं बट लिमिटेड थिंग्स हैज टू डिस्कस। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यूज साइलेंसर। कहीं पर अगर आपका वाकई में बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इन दैट केस यू शुड यूज साइलेंसर, ताकि रिड्यूस कर सकते हैं आपको। अवॉइड लाउड साउंड, आप जितना ज़रूरत है उतना ही चीज़ें यूज़ कीजिए, बाकी आपको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ताकि वहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी लाउडनेस की साउंड प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला से मैंने बताया था कि ये फार्मूला, ठीक है, कि ये पहले डिस्कस हो चुका है। V इज इक्वल टू एफ लेमडा। V क्या है बेटा, V होता है आपके साउंड के स्पीड, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा है वेवलेंथ। ठीक है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है दैट इज T इज इक्वल टू 1/n। ये दो फार्मूला था, इंपॉर्टेंट फार्मूला। की पॉइंट्स आपने देख लिया था ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, सो वी हैव सम क्वेश्चंस ओवर देयर, तो जिसको हम अभी इसको ट्राई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड अ वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड इन वेव मोशन। इनमें से कौन सी चीज जो है वेव मोशन में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होते हैं, ये बताना है आपको। तो देखो ऑप्शन क्या है बेटा, एनर्जी, टेम्परेचर, मैटर एंड डेंसिटी। ठीक है, तो साउंड वेव जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है तो वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो दिस आंसर विल बी राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एनर्जी, साउंड जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट ओनली फॉल्स स्टेटमेंट। कीप इन माइंड ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जहां पर वो फॉल्स क्वेश्चन को देते हैं, तो आप अगर जल्द से राइट करेक्ट आंसर को टिक कर देंगे तो आंसर ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स को मार्क करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है, साउंड ट्रेवल एज ए वेव। ये तो ठीक है, साउंड तो एज ए वेव, वेव की तरह ट्रेवल करते हैं इन एयर। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल, हाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता ही है। ठीक है, ओनली वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, ये भी ठीक है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन इन एयर, ये वाला गलत स्टेटमेंट है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम, वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकता, तो ये आंसर गलत है। सो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वैक्यूम के थ्रू क्या कर सकता है, नहीं जा सकता, और हमें फॉल्स को मार्क करना है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मीडियम वेयर स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। इनमें कुछ स्पेसिफिक मटेरियल की बात करी गई है, जहां पर हमें देखना होगा कि कहाँ बेसिकली साउंड की स्पीड मैक्सिमम है। तो एक तो हाइड्रोजन गैस दे रखा है बेटा, गैसियस मीडियम, एक एयर है, ये भी है, एक स्टील है और एक एल्यूमिनियम है। तो यहाँ इन दोनों में से तो नहीं होगा, है ना, दोनों ही डेफिनेटली ये गैसियस है, इसमें स्पीड ज़्यादा नहीं है, एयर में भी नहीं होगा, तो ये राइट आंसर इज डी, दैट इज एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो बच्चों, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t, ये फॉर्मूला है। तो टी का यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड इनवर्स तो एक होता है, साथ में फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है यू नो दैट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। सो डेसिबल इज ये लाउडनेस की यूनिट है, तो इसका राइट आंसर होगा हर्ट्ज। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज
हर्ट्ज, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। नेक्स्ट, region of minimum density in sound, regions of minimum density in sound wave are called, साउंड वेव में जो मिनिमम डेंसिटी की जगह होती है उसको क्या कहा जाता है। देखो पहले साउंड वेव को ड्रॉ करते हैं, ये हमारे साउंड वेव है, एक कॉम्प्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन है ना, एक कॉम्प्रेशन और फिर रेयर फ्रैक्शन। यहाँ आप गौर से देखिए तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, इसी तरह से ये आगे प्रोपागेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है बेटा मिनिमम डेंसिटी, कम डेंसिटी कहाँ पर है, तो कम डेंसिटी इस जगह पर है और इस जगह को क्या कहा जाता है, रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी को कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन, क्या कहा जाता है, रेयर fraction, okay, so this is called rare fraction, clear, yeah, so right answer is B, option B। नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पर देखें, मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट एको, एको आपको अलग अलग सुनने के लिए कितने मिनिमम डिस्टेंस की जरूरत है, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेटेड वैल्यू, कि अगर यहाँ पर मान लीजिए एक ऑब्स्टेकल है, एक वॉल है और यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक, तो ये अगर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कुछ बोला हाई, ये बोला है इन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने हाई बोला, तो ये जो साउंड है ये पहले यहाँ जाएगा, यहाँ टकरा के फिर दोबारा वापस आएगा यहाँ पर, तभी इनको सुनने को मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है वॉल और उस सोर्स ऑफ साउंड के बीच में, इंसान के बीच में, तो दैट मस्ट बी 17 मीटर, एटलीस्ट यू नीड 17 मीटर, तब जाकर आप सुन पाएंगे। मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है यहाँ पर, इससे ज्यादा हो तो भी सुन पाएंगे, बट एटलीस्ट आपको इतना डिस्टेंस जरूरत है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कॉजेस, साउंड की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से यहाँ पर कौन से चीज आप, कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देता है, तो एको, बेटा एको तो होता ही है, आपको पता है एको किस लिए होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। रिवर्बरेशन ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है ना। नेक्स्ट है क्या है, रोलिंग ऑफ थंडर, रोलिंग ऑफ थंडर, अगर बिजली कड़कती है तो उसका जो एक साउंड हमें सुनाई देता है कई बार, तो दैट्स द रोलिंग ऑफ थंडर। तो ये सारे चीजें हैं क्या, दैट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन, यू नो दैट ह्यूमन के ऑडिबल रेंज, जो इंसानों की सुनने की एबिलिटी जिस रेंज रेंज ऑफ साउंड की है, दैट इज आपको पता है क्या होता है बच्चों, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 यानी कि 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ से देख सकते हैं ये ऑडिबल रेंज है, यहाँ से हमें सुनाई दे सकता है। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज, ये है, क्लियर। ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपागेट, कहाँ कहाँ ये प्रोपागेट कर सकता है, ठीक है, बोथ गैस मेटल, गैस इन गैस नॉट मेटल, गैस में प्रोपागेट कर सकता है, मेटल में नहीं, नॉट इन गैस बट इन मेटल, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, द आंसर इज सी, ऑप्शन सी, ट्रांसवर्स वेव। एंड द क्वेश्चन इज दैट हियर इज अ न्यूमेरिकल, आप देख सकते हैं इसको कि साउंड वेव फ्रीक्वेंसी दे रखा है बच्चों, द फ्रीक्वेंसी इज 500 hertz, the frequency is 500
हर्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, और इसकी जो स्पीड दे रखा है बेटा दैट इज 350 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता करना है कि वेवलेंथ कितना है। तो बच्चों आपको पता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू वी बाई एफ होगा। v कितना है बच्चों 350 डिवाइडेड बाई 350 डिवाइडेड बाई 500, यहाँ से ये हो जाएगा, दिस विल बी मीटर, यूनिट हो जाएगा मीटर, और ये 7, ये हम लोग 10 लिखेंगे, तो 0.7 मीटर या फिर 70 सेंटीमीटर, ये होगा इसका वेवलेंथ। ठीक है, दिस इज द आंसर। Which characteristic helps recognize a person's voice? कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक है साउंड के जो कि किसी की आवाज को पहचानने में मदद करता है? पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, इंटेंसिटी। देखो बेटा पिच तो कितनी फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लाउडनेस कितना तेज बोल सकते हो, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, हाई एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडनेस ज्यादा हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे क्वालिटी, तो क्वालिटी डेफिनेटली मदद करती है किसके लिए, साउंड को पहचानने के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स को पहचानने के लिए क्वालिटी होती है। क्वालिटी से ही इसकी क्वालिटी से ही हम लोग साउंड को, अलग अलग सोर्स को पहचान सकते हैं। अगर उसकी आवाज सेम, लाउडनेस भी सेम हो बट स्टिल फिर भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसे पहचान सकते हैं, इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है क्वालिटी। सो विच कैरेक्टरिस्टिक हेल्प recognize a person's voice, that is the answer is quality। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने प्रैक्टिस करे हैं, इसी तरह से और भी टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे जरूर। आप लोग खूब अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।